हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित इससे पहले 5 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले देख लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी प्रकार हमारे साथ आप चैनल पर बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। इसमें मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम मुग़ल काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत काल के समय देखा था मध्य प्रदेश का इतिहास क्या था उस समय। यदि आपने पार्ट 5 को नहीं देखा है या उससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो 1206 से लेकर 1526 तक हुआ। उसके बाद बाबर के द्वारा मुग़ल सत्ता की स्थापना की जाती है। बाबर एक तुर्क आक्रमणकारी होता है। वो 1526 में पानीपत का युद्ध होता है 1526 में। उसके बाद 1526 से 1530 के बीच 4 प्रमुख युद्ध लड़े जाते हैं बाबर के द्वारा। इन सभी युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त होती है और उसके साथ ही मुग़ल सत्ता जो है भारत में स्थापित हो जाती है। तो बाबर की बात की जाए तो वह एक तुर्क आक्रमणकारी था और उसे भारत में आक्रमण करने के लिए भारत के कुछ राजाओं ने आमंत्रित भी किया था, जिसमें राणा सांगा है और अन्य कुछ राजा थे, मेदिनी राय था। ऐसे कुछ राजा थे, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि इस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था भारत में। तो बाबर ने आक्रमण इस प्रकार 1526 में किया और इसमें पानीपत का युद्ध हुआ। प्रथम पानीपत युद्ध 1526 में बाबर ने 1526 और 30 के बीच 4 लड़े, जिसमें पानीपत प्रथम का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि प्राप्त की। बाबर ने अपने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बाबर ऐसा पहला बोलना चाहिए आक्रमणकारी हुआ जिसने तोपों का प्रयोग किया। उस समय भारत में किसी शासक के द्वारा तोपों का प्रयोग नहीं किया गया था, तो यह इसकी विजय का भी एक प्रमुख कारण था। तो पानीपत प्रथम के बाद जो 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध होता है, जो कि 1527 में होता है। इस खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा को हराता है बाबर पानीपत के खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में हुआ। और राणा सांगा को हराने के बाद जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जो राणा सांगा ने जीत चुका था, वह बाबर के अधिकार में आ जाता है। और इस प्रकार खानवा युद्ध को भी बाबर जीत जाता है और इस युद्ध को जीतने के बाद वह गाजी की उपाधि धारण करता है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की। तो याद रखेंगे आप, खानवा के युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि और पानीपत प्रथम के युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की थी। इसके बाद बाबर के द्वारा तीसरा युद्ध लड़ा जाता है, घाघरा का युद्ध, जो कि 1528 में होता है और जो कि अफगानों के साथ होता है बाबर का। इसमें भी बाबर को विजय प्राप्त होती है। और जो चौथा युद्ध है, जो कि 1529 में होता है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है। इसमें चंदेरी का युद्ध में मेदिनी राय, जो उस समय चंदेरी के शासक होते हैं, और बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है और चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश का जो चंदेरी का क्षेत्र है, जो कि गुना अशोकनगर के पास का है, उसमें बाबर का अधिकार हो जाता है। इस युद्ध में मेदिनी राय को हराने के बाद जो बाबर है, मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों का विवाह अपने दोनों पुत्रों के लिए करता है, जिनके नाम है हुमायूं व कामरान। और आगे चलकर इसी हुमायूं से अकबर का जन्म होगा। ओके दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र थे, उनमें से 2 है हुमायूं और कामरान। ओके, और इस प्रकार बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए, जिसमें पानीपत, घाघरा, चंदेरी और खानवा। कुछ लोग इसकी ट्रिक्स भी बनाते हैं दोस्तों, आप चाहे तो ट्रिक्स से याद रख सकते हैं। ट्रिक मैं ओरली बता देता हूँ। बाबर सबसे पहले पानी पिया
पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में। पानी पिया, फिर खानवा का हुआ, फिर खाना खाएगा। पानी पीने के बाद वह खाना खाएगा, ओके। फिर घाघरा का युद्ध हुआ और चंदेरी। तो बाबर आया, पानी पिया, फिर खाना खाया के बाद घर गया। घर जाने के बाद चंदेरी, वह क्या होता है कि विश्राम करता है रात में और चांद को देखता है। तो चांद को देखने से आप चंदेरी का युद्ध याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही क्रम से आप आसानी से इन चारों युद्धों को याद रख सकते हैं। फिर से मैं एक बार ट्रिक को दोहराता हूँ। बाबर आता है, युद्ध लड़के, पानी पीता है, पानी पीने के बाद वो खाना खाएगा, फिर घर में रेस्ट करेगा, आराम करेगा और रात में चांद को देखेगा। तो इस प्रकार इनके क्रम भी आप याद रख सकते हैं और युद्धों के नाम भी बहुत ही आसानी से। तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है और इस बाबर के इन 4 युद्धों में जीत के बाद मुग़ल वंश की स्थापना की जाती है भारत में। अब इसके बाद का जो समय है, बाबर के बाद हुमायूं का समय आता है। हुमायूं, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जो होता है वह शासन करता है भारत में। और हुमायूं जो है उसका समय काल जो है 1540 से 1555 तक का है। और 1539 में एक चौसा का युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। और जिसमें चौसे के युद्ध में शेरशाह सूरी जो होता है इसको हुमायूं को पराजित कर देता है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। और फरीद खां इसका जो वास्तविक नाम होता है शेरशाह का, और फरीद खान जो होता है वास्तविक नाम होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि शेरशाह का प्राचीन यानी उसका वास्तविक नाम क्या था, तो फरीद खां था। किंतु शेरशाह का नाम कैसे पड़ा, तो उसने अब एक तलवार के एक ही वार से उसने शेर को मार दिया था, इस वजह से उसे शेरशाह की उपाधि दी गई थी। तो फरीद खां इसका वास्तविक नाम था। तो इस प्रकार चौसे के युद्ध में जो है शेरशाह जो है सूरवंश का जो शासक था शेरशाह, उसने हुमायूं को हरा देता है 1539 में। उसके बाद एक और युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में पुनः जो है हुमायूं एक बार फिर हार जाता है और बुरी तरह हारने के बाद ये दिल्ली की जो गद्दी है उसको छोड़ने पर ही मजबूर हो जाता है। इस प्रकार जो हुमायूं है वो दिल्ली की गद्दी को छोड़ देता है और ईरान चले जाता है, जो कि 1540 से लेकर 1555 तक लगभग 15 साल वो उधर रहता है। तो 1540 से 1555 का जो समय काल है वह सूरवंश का समय काल होता है। इसमें शेरशाह सूरी जो एक अफगानी था उसका शासनकाल होता है, जिसकी स्थापना करता है शेरशाह सूरी ने। इसने कुछ अन्य प्रमुख कार्य भी करवाए थे भारत में, जैसे कि जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड है कोलकाता से नई दिल्ली तक का है, उसका निर्माण भी कराया। और शेरशाह की समाधि भी सासाराम बिहार में है अभी वर्तमान में। और भी उसके कुछ अन्य कार्य थे। एक उसने भूमि को मापने की एक बोलना चाहिए सिस्टम को विकसित किया था उसने, शेरशाह सूरी ने। इस प्रकार 1540 से 45 तक वो शासन कर पाता दिल्ली में, और 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु का कारण जो होता है वो एक आग्नेयास्त्र का उपयोग करता है कालिंजर के युद्ध में, और आग्नेयास्त्र के फट जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1545 से लेकर 55 तक उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं सूरवंश के, उनका शासनकाल आता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं हो पाते। और इस प्रकार से 1555 तक ये उत्तराधिकारी शासन करते हैं। और 1555 के बाद जो हुमायूं होता है वह पुनः जो है शेरशाह सूरी का जो वंश है सूरी वंश, इसके कमज़ोर पड़ने के कारण ये पुनः आक्रमण कर देता है दिल्ली में, और जो बोलना चाहिए सूरवंश के जो है इसके उत्तराधिकारी होते हैं उनको हराता है, जो कि सरहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे मुगलों द्वारा दिल्ली पर पुनः अधिकार। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें अफगान जो होते हैं शेरशाह सूरी के वंशज, इनकी हार होती है और मुगलों की जीत होती है। इस प्रकार दिल्ली की जो सत्ता है उस पर पुनः मुगलों का अधिकार हो जाता है।
अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो शेरशाह सूरी से संबंधित है। शेरशाह सूरी जो है मध्य प्रदेश में मालवा, रायसेन, ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है जब वो जीतता है 1540 के बाद में। इसके बाद उसका जो रायसेन के राजा पूरणमल को धोखा देकर मार देता है। रायसेन का जो आप किला देखे होंगे दोस्तों, तो वो इतना मजबूत होता है कि वो उसे चांस नहीं मिल पाता कि उसे शासक को मारने का, तो इस प्रकार वो धोखे से उसे मार देता है रायसेन के राजा को। तो इस प्रकार मुगल जो है वंश की स्थापना पुनः होती है 1555 में, और 1556 से 1556 से अकबर का जो है शासनकाल प्रारंभ हो जाएगा 1605 तक। तो इस प्रकार सरहिंद के युद्ध में अफगानी सेना का जो नेतृत्व किया था सिकंदर सूर ने किया था, जो कि सूर वंश का उत्तराधिकारी था, और मुगल सेना का जो है नेतृत्व किया था बैरम खान ने, जो कि अकबर का भी एक संरक्षक होता है। बैरम खान अकबर का संरक्षक होता है। तो इस प्रकार मुगलों की पुनः वापसी हो जाती है दिल्ली की गद्दी पर। अब अकबर का समयकाल प्रारंभ होता है, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक होता है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अपने शासनकाल में अकबर ने प्रदेश के मालवा के अंतर्गत मांडू को जीता। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत किस किस को जीता? उसने मांडू को जीता, और मांडू के उस समय जो शासक हुआ करते थे वो बहादुर शाह थे उस समय। और मांडू उस समय अपने वैभव के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मांडू की सुंदरता और उसके जो वैभव था, ऐश्वर्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। और उस समय बहादुर शाह और जो रानी रूपमती है, इनकी जो प्रेम कहानी भी काफ़ी प्रसिद्ध थी, जो कि मांडू को बहादुर शाह और रानी रूपमती की प्रणय स्थली के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार अकबर ने मालवा के क्षेत्र को बहुत ही आसानी से जीत लिया। और अब अकबर का अगला अभियान होता है गोंडवाना विजय, जो कि अकबर के अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अकबर की गोंडवाना विजय महत्वपूर्ण मानी जाती है। उस समय इस क्षेत्र का नाम गढ़कटंगा था। तो गढ़कटंगा जो गोंडवाना क्षेत्र है, जो महाकौशल क्षेत्र है, जिनमें लगभग 52 गढ़ शामिल थे, जिसमें वर्तमान में आप देख पा रहे हैं जी जो महाकौशल, जो जबलपुर संभाग का जो एरिया है पूरा, वो महाकौशल कहलाता था, और गढ़कटंगा उसका नाम था, गोंडवाना क्षेत्र कहलाता था। और इसमें 52 गढ़ जो है इसकी स्थापना की गई थी उस टाइम पर, और संग्राम शाह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 52 गढ़ की। और संग्राम शाह जो होता है बाद में उसका पुत्र दलपत शाह होता है। उसकी मृत्यु होने के बाद, उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद उनकी पत्नी होती है रानी दुर्गावती, वह शासन संभालती है। जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई शासन संभालती है झांसी में, उसी प्रकार से यहाँ पर रानी दुर्गावती जो है गोंडवाना क्षेत्र का शासन संभालती है, जो कि अकबर के समय की घटना है। अब रानी दुर्गावती का युद्ध जो होता है अकबर के समय होता है, अकबर के साथ होता है। इसमें अकबर की विजय हो जाती है, चूँकि अकबर की सेना काफ़ी बड़ी भी थी और रानी दुर्गावती की सेना की तुलना में, और भी कुछ रीजंस रहे होंगे। तो इस प्रकार अकबर की विजय हो जाती है और रानी पराजित हो जाती है। किंतु रानी जो है अपनी कटार से आत्महत्या कर लेती है वह हारने के बाद, रानी दुर्गावती। इस प्रकार जो है अकबर ने गोंडवाना क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, और बाद में गोंडवाना राज्य के चंद्र शाह को अपनी अधीनता में लेता है। जो रानी दुर्गावती के बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं चंद्र शाह, उन्हें भी वह अपनी अधीनता में ले लेता है। इस प्रकार जो है ये मुगल वंश में ये शामिल हो जाता है क्षेत्र। तो इस प्रकार हमने देखा अकबर के समय में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या हुई। वह मांडू में अधिकार करता है, और मांडू के बाद ये महाकौशल क्षेत्र को जीतता है, जिसमें रानी दुर्गावती शासन कर रही होती है। इनके साथ युद्ध होता है। ये वही रानी दुर्गावती है जिनके नाम से जो महाकौशल क्षेत्र की एक प्रमुख वीरांगना होती है। इन्हीं के नाम से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है वर्तमान में। तो ये तो था अकबर के समय का काल, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। और प्रदेश में अब होता है बुंदेला वंश का उदय। एक्चुअली बुंदेला वंश का जो है साम्राज्य 14वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो जाता है।
और इस वंश के एक राजा होते हैं राजा रुद्र प्रताप बुंदेला। इन्होंने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। तो इस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि बुंदेला वंश ने या किस वंश ने अपनी राजधानी, ऐसा कौन सा वंश था जिसने अपनी राजधानी ओरछा को बनाया। तो वह वंश था बुंदेला वंश, और उसमें भी रुद्र प्रताप बुंदेला ने इसको अपनी राजधानी बनाया। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब क्या होता है, बुंदेला वंश के मुगल वंश के बुंदेला जो वंश था उस समय का, वो कुछ समय तक 14वीं शताब्दी के बाद भी शासन होता है उनका ओरछा के आसपास। और अकबर के बाद जो जहांगीर का शासन प्रारंभ होता है 1605 के बाद में, वो उस समय ये बुंदेला वंश भी था अपने क्षेत्र में। और इस वंश के जो शासक होते हैं रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद वीर सिंह बुंदेला, वो किसके समकालीन होते हैं, जहांगीर के, जो कि अकबर का पुत्र था। और जहांगीर के कहने पर जो वीर सिंह बुंदेला होते हैं, बुंदेला शासक, वो अबुल फजल की हत्या कर देते हैं। अबुल फजल वही है जिन्होंने जो अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए हैं, जिनमें तानसेन है, बीरबल है, अबुल फजल और टोडरमल होते हैं, और 2 मुल्ला प्याजा होते हैं, और भी सदस्य जो कि नवरत्न कहलाते हैं अकबर की सभा के। तो इस प्रकार जहांगीर के कहने पर जो अबुल फजल की हत्या कर देता है वीर सिंह बुंदेला। और इस बुंदेला वंश का एक और शक्तिशाली शासक हुए छत्रसाल, और ये क्या करते हैं, मुगलों के साथ युद्ध करते हैं, परंतु उन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है। और बाद में वो अकबर के अधीन अपना पद स्वीकार करते हैं, और 4000 मनसब का पद जो है प्राप्त करते हैं। 4000 मनसब या मुद्राएं मान सकते हैं दोस्तों आप इसे। जैसे आज के समय में जैसे पेमेंट होती है, सैलरी होती है, उसी प्रकार से उस समय मनसब का पद था, जितने पदाधिकारी के अलग अलग मनसब के पद दिए जाते थे। तो इस प्रकार बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा थी, और ओरछा काफ़ी प्रसिद्ध भी है मंदिरों के लिए। अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, महलों के लिए और मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। बुंदेला वंश के एक राजा हुए हृदय शाह, उनके द्वारा गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण भी कराया गया। हृदय शाह के द्वारा गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया गया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा MPGK के हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुंदेला के शासक मधुकर शाह के पुत्र रामचंद्र जो है जहांगीर के समकालीन थे। बुंदेला शासक मधुकर शाह के पुत्र रामचंद्र जहांगीर के समकालीन थे। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं बघेल वंश। बघेल वंश का शासन जो था रीवा में था। रीवा सतना के आसपास का क्षेत्र बघेल वंश है कहलाता है। इसका पूर्व में नाम क्या था, भायथा नाम इसका प्रचलित था पूर्व में नाम। तो पूछा जाता है बघेल वंश की राजधानी कौन सी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा रीवा। पूछा जा चुका है, इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों। और इस वंश के एक प्रमुख राजा हुए राजा रामचंद्र, और ये राजा रामचंद्र वही रामचंद्र जिनके दरबार में महान संगीतकार या संगीतज्ञ जो है तानसेन रहा करते थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इन्हीं तानसेन को बाद में अकबर जो है अपने पास बुला लेता है और नवरत्नों में शामिल कर लेता है। और 1539 में जब चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, तो उस समय बघेल वंश के एक शासक या राजा हुए वीर मान सिंह, उन्होंने हुमायूं की मदद की थी। ऐसा माना जाता है कि जब जो हुमायूं है पूर्व में बंगाल विजय के लिए निकलता है, और उसे वापसी में जब उसे गंगा नदी के पास में इनका युद्ध होता है, चौसा जो है बक्सर के पास का क्षेत्र है, वहाँ पर युद्ध होता है, उसमें ये बुरी तरह पराजित होता है हुमायूं, और वो घोड़े सहित जो है गंगा नदी में कूद जाता है। बाद में उसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बचाकर उसकी जान बचाई जाती है, और बाद में ये बघेल वंश के जो राजा हुए वीर मान सिंह उन्हें शरण देते हैं, उनकी जान बचाते हैं, और इसके बदले में उनके इस उपकार को के बदले में जो हुमायूं होता है उसे एक दिन का सम्राट बनाता है। तो इस प्रकार 1569 ईस्वी में बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार हमने देखा मुगल वंश में बघेल वंश और बुंदेला वंश देखा, और अकबर के समय जो है मध्यकाल में मुगल वंश का जो है इतिहास देखा, मध्य प्रदेश का इतिहास।
तो इस प्रकार ये मध्यकाल का जो इतिहास होता है मध्य प्रदेश का वो समाप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आधुनिक इतिहास, जो मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो 1857 की क्रांति है और मराठाओं का कुछ इतिहास देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।